डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज हम लोग बायोलॉजी के यूनिट 1 के चैप्टर 4 में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? Whom do you call a reproductive healthy person? The person whose reproductive organ is only structurally and functionally active, can you call them reproductive healthy person? Reproductively healthy person? No. That person should not be called as a reproductively healthy person whose reproductive organ is only structurally and functionally active. जिस पर्सन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्टिव है, ऐसे पर्सन को हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते हैं। तो हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कौन है? हम उसे बोलेंगे जो पर्सन का सिर्फ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्टिव नहीं है, उसके साथ साथ उस पर्सन का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल सब ऐसे हम लोग ट्रूली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो है या तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स होता है टोटल well-being in all aspect of the reproduction, that is physical, mental, emotional, social, physiological, behavioral, is called truly a reproductive healthy person. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ और नीड ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ in both male and female, so that both male and female in society can lead healthy and satisfied sexual life. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंफॉर्मेशन हम लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को किस तरह से हाइजीनिक और क्लीन रखना है उसे भी बताता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन देता है about the changes in the body that occur during the adolescence stage. एडोलेसेंस स्टेज में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों चेंजेस आ रहे हैं, इसका भी नॉलेज हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के द्वारा ही मिलता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नॉलेज के द्वारा हम लोग अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीडी से बचा सकते हैं। एसटीडी से हम लोग अपने आप को एक तरीके से और बचा सकते हैं, टू अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर। यह हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी फैमिली प्लानिंग के द्वारा हम लोग सोसाइटी में हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमें डिफरेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के बारे में पता चलता है। अगर हमारे पास कोई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो गया हमें, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नॉलेज के द्वारा इस रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इसके नॉलेज से हम लोग प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से मदर और फीटस का बिफोर डिलीवरी केयर किया जा सकता है और किस तरह से पोस्टनेटल केयर आफ्टर डिलीवरी मदर एंड फीटस का केयर हम लोग कर सकते हैं। इस नॉलेज के द्वारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नॉलेज के द्वारा, अगर प्रेगनेंसी हार्मफुल है मदर और फीटस दोनों के लिए, तो उस केस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भी किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नया टेक्नोलॉजी आया, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो उन कपल के लिए बून हो गया जो अपने संतान को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये बून हो गया टू द कपल हु आर इनफर्टाइल। अब हम लोग देख लें कुछ प्रॉब्लम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्या क्या प्रॉब्लम है पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने का? पहला, अर्ली मैरिज। एज द चाइल्ड अटेंड द प्यूबर्टी दे गॉट मैरिड। ऐसे केस में जो टीनेज लेडी होती है जिनका आफ्टर प्यूबर्टी मैरिज हो जाता है, उस समय में टीनेज लेडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होता
रिप्रोडक्टिव पुअर हेल्थ का कारण एक और है MMR, IMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये बहुत हाई है और बहुत सारे पर्सन अवेयर नहीं है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्लीनलीनेस को लेकर के, उसके हाइजीन को लेकर के। मोस्ट ऑफ द पर्सन इन आवर कंट्री इज नॉट अवेयर अबाउट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली मैरिज क्या होता है, वुमेन रिमेन एनेमिक एंड दे सफर फ्रॉम द वेरियस डिजीज। तो पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए सबसे पहले हमारी कंट्री इंडिया ने वर्ल्ड में इनिशिएट किया एक्शन प्लान को, जिसके द्वारा हमारे कंट्री के सभी लोग, टोटल पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सके। हमारी कंट्री ने इम्प्रूव प्रोग्राम करेंटली लॉन्च किया है, उसका नाम है RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग भी लॉन्च किया गया हमारे कंट्री में, इंडिया में, इन 1957 टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई गई आवर गवर्नमेंट के द्वारा। क्या क्या स्ट्रेटेजीज है उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्ट्रेटेजीज है सेक्स एजुकेशन को मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द स्कूल करिकुलम। सेक्स एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट अवेयर हो सके अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, उनके एडोलेसेंस या प्यूबर्टी के समय में उनके बॉडी में ये जो चेंजेस आता है अचानक, उसके बारे में वो समझ सकें और अर्ली सेक्स के हार्म से वो लोग अपने आप को बचा सकें, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को समझ सकें और अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा सकें। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट पूरे कंट्री के पीपल को अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाई थ्रू द मास मीडिया, न्यूज़पेपर, स्ट्रीट प्ले टू प्रिवेंट ऑल द पर्सन्स फ्रॉम ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अपने कंट्री के सभी पॉपुलेशन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया मास मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, स्ट्रीट प्ले के द्वारा, ताकि लोग अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा सकें, लाइक एड्स से, हेपेटाइटिस से। और गवर्नमेंट ने कैंपेन मास मीडिया के द्वारा किया, लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा, कि लोग पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर सके, बढ़ती जनसंख्या को रोकने में हेल्प कर सके। और इसके लिए कैंपेन भी किया गया, हम दो हमारे दो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ने कैंपेनिंग के द्वारा किया, मास मीडिया के द्वारा कैंपेन किया अबाउट वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को करके हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपेनिंग के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की किस तरह से प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर कर सकते हैं, मदर और फीटस का देखभाल बिफोर द डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी। और फर्टाइल कपल शुड मेड अवेयर अबाउट द इम्प्रूव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। जो कपल बच्चे पैदा कर चुके हैं वो किस तरह से अदर बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज़ करके पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज बनाए, एल्डर्स लाइक पेरेंट, टीचर, क्लोज रिलेटिव को भी अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया, ताकि वो यंगर जनरेशन को गाइड कर सके और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके सेक्स रिलेटेड और उन्हें समझा सके। एंड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया अर्ली चाइल्ड मैरिज को। द मैरिज एज फॉर द गर्ल चाइल्ड is restricted to 18 years and for the boys it is restricted to 21 years, and sex determination of the baby prior to the birth is completely banned by the government, like अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलता है, अमाइनो सेंटेंसेस टेक्निक से पता चलता है। तो ये भी पूरा तरह से बैन किया गया, जो फीमेल फर्टिसाइड्स का कारण बनता है, गर्ल चाइल्ड का इनके भ्रूणीय अवस्था में मरने का कारण बनता है। अब हम लोग देख लें क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या STD।
तो वो डिजीज जो ट्रांसमिट होता है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आता है, ऐसे डिजीज़ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, या इस डिजीज़ को वेनरियल डिजीज़ भी कहते हैं। तो हम लोग कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जान लें। क्या क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो कैसे होता है, उसका कॉजेटिव ऑर्गन क्या है, उस डिजीज़ का सिम्टम क्या है, ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होता है, और हम अपने आप को कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा सकते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डेफिनेशन तो हम लोग क्लियर कर लिए। द डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, उसको एसटीडी या वेनरियल डिजीज़ कहते हैं। तो कुछ एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम हम लोग सीख लें। क्लेमाइडियसिस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और जनरली 15 से 24 एज ग्रुप के बच्चों में होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। इस डिजीज़ का सिम्टम क्या है, तो ये जो बैक्टीरिया जनरली अफेक्ट करता है हमारे आइज़ को, जेनिटल सिस्टम को, और ब्लाइंडनेस का भी कारण होता है। और ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होता है, मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये, बाय टच ट्रांसमिट होता है, आई टू आई, बाय फिंगर एंड बाय यूजिंग द शेयर टॉवल एंड क्लॉथ्स। नेक्स्ट एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसका नाम है सिफिलिस। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। इस डिजीज़ का क्या सिम्टम है सिफिलिस का, जेनिटिला में अल्सर होता है। अगर अल्सर ठीक होने लगता है तो फॉलोड बाय स्किन लेशन, मतलब त्वचा में घाव होने लगता है। और अगर पर्सन का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ तो दे में सफ़र फ्रॉम कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, ऑप्थेल्मिक, मतलब देखने में भी प्रॉब्लम होगा, ऑडिटरी डिसऑर्डर यानी सुनने में भी तकलीफ होगी, और ये डिजीज़ भी ट्रांसमिट होता है बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गोनोरिया, और ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोरिया। मेल में भी गोनोरिया बीमारी होती है और उसका सिम्टम है बर्निंग एंड ईचिंग इन यूरेथ्रा, और रेक्टम में भी डिस्कम्फर्ट होता है और ब्लीडिंग आता है रेक्टम से। और फीमेल में गोनोरिया का सिम्टम है ब्लड के साथ पस का भी सिक्रेशन होता है, सर्विक्स में इरिटेशन होता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच बीच में भी ब्लीडिंग होता है। और ये डिजीज़ भी स्प्रेड होता है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एड्स। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस डिजीज़ में हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गन है वायरस। इस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे ब्लड में WBC सेल्स को कम कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इस डिजीज़ का क्या सिम्टम है एड्स का, फीवर आता है, थकान महसूस होती है, पूरा बॉडी फटीग्ड हो जाता है, गले में अल्सर आ जाता है, ब्लड में WBC का काउंट कम हो जाता है, बॉडी वेट कम हो जाता है। और इस डिजीज़ का डायग्नोस्टिक टेक्निक है एलिशा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट के द्वारा हम लोग एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये डिजीज़ ट्रांसमिट होता है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड from infected person to healthy person using the same syringe, artificial insemination, और मदर से फीटस में भी ट्रांसफ़र होता है, और बाय यूजिंग द सेम ब्लेड और रेजर से भी ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस, और ये लीवर से रिलेटेड है। ये लीवर को हार्म करता है, लीवर में कैंसर होता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, और ये भी ट्रांसमिट होता है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यूजिंग द सेम सिरिंज, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय यूजिंग द सेम ब्लड एंड द रेजर। उसके बाद है नेक्स्ट
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जेनिटल हार्पिस, ये होता है वायरस के कारण और इस वायरस का नाम है हार्पिस सिम्प्लेक्स। इसका क्या सिम्टम है? एक्सटर्नल जेनिटिला पे अल्सर हो जाता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, पेन होता है, इचिंग सेंसेशन होता है और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोआ से होने वाला एसटीडी है। उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास। फीमेल में इस प्रोटोजोआ के कारण जो एसटीडी होता है उसका सिम्टम है वेजिना से येलो डिस्चार्ज निकलता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और मेल में यूरेथ्राइटिस और प्रोस्टाइटिस होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट करता है, यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है और ये भी ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। और एक फंगस के द्वारा एसटीडी होता है, उस फंगस का नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। इसमें पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है वेजाइना में इन केस ऑफ फीमेल और मेल में भी पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है इन केस ऑफ यूरेथ्रा और ये भी ट्रांसमिट होता है थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। अब हम लोग किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं फ्रॉम द एसटीडी, हाउ टू रिमेन सेफ फ्रॉम द एसटीडी। तो फर्स्ट वे है अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर। while doing sex you must use the condom। अगर कोई एसटीडी हो गया तो इमीडिएटली वी शुड गो टू डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। और इस केस में अगर एसटीडी है तो डोंट शेयर द नीडल, रेजर एक्सेट्रा। ऑलवेज ट्राई टू यूज द डिस्पोजेबल सिरिंज। अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो हम लोग एसटीडी के बारे में सीखे। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या बर्थ कंट्रोल क्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना। किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रहा है। अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था 1900 में 2 बिलियन था, 200 करोड़ था। 2000 में 6 बिलियन यानी 600 करोड़ हो गया। एंड प्रेजेंटली इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1.3 बिलियन 131 करोड़ है और इंडिया जो है अभी का सेकेंड हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में और फर्स्ट हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का चाइना। तो इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होने का कारण क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण क्या है? तो जब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबका सुधरा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट घटा है, तो डेथ रेट कम हो गया। ए रेपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट दैट इज MMR एंड IMR इंक्रीजेस द पॉपुलेशन। दूसरा है अर्बन पीपल, रूरल पीपल एडुकेटेड नहीं है, किस तरह से फैमिली प्लानिंग करना है, ये भी एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है। तीसरा है अर्ली मैरिज, कम उम्र में बच्चों की शादी, ये भी जस्ट आफ्टर चिल्ड्रन अटेन देयर प्यूबर्टी और ये भी एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है। और लोगों को बर्थ कंट्रोल के बारे में नॉलेज नहीं है, बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में, और लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इन फ्यूचर हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में भी लोग नहीं जानते हैं। ये भी एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है। और फैमिली प्लानिंग का भी उनको कोई नॉलेज नहीं है, जिससे हमारी कंट्री का पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका कैसे जाए, तो एक ही मीन्स है पॉपुलेशन को एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का मेथड, बर्थ कंट्रोल। दिस इज द ओनली मेथड टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बर्थ कंट्रोल एक ही मेथड है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। इस प्रोसेस के द्वारा वन कैन रेगुलेट द नंबर ऑफ वंस चिल्ड्रन। एक फैमिली अपने घर में कितना बच्चा पैदा होगा उसको कंट्रोल कर सकती है और इसके आधार पे एक एक फैमिली अगर कंट्रोल करेगी तो पूरा पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो सकता है। और बर्थ कंट्रोल मेथड को इसलिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी कहते हैं। एक प्रोसेस जिसमें हम लोग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेज ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्या क्या है गवर्नमेंट अप्रूव्ड वे जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है? तो पहला अप्रूव्ड वे है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले वुमेन को एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। मैरिज लॉ को फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन में लाना ज़रूरी है। अगर गर्ल चाइल्ड का एज ऑफ मैरिज मस्ट बी 18 ईयर्स और बॉयज़ का 18 ईयर्स होना चाहिए। उसके पहले अगर अर्ली मैरिज है
तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। इसके द्वारा हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है फैमिली प्लानिंग। हमारे कंट्री में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ इंडिया में 1957 में, जिसके द्वारा हम लोग पीपल को एडुकेट कर सकते हैं, कपल को एडुकेट कर सकते हैं टू बियर ए चाइल्ड इन प्लान्ड मैनर। और फैमिली प्लानिंग में मीडिया, मास कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ताकि हम लोग फैमिली प्लानिंग के द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें। इसके लिए कैंपेन भी बनाया गया, हम दो हमारे दो। इस तरह से हर फैमिली में अगर बर्थ कंट्रोल कर दिया जाए तो पॉपुलेशन का कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा कंट्रासेप्टिव मेजर भी लिया गया बर्थ के कंट्रोल करने के लिए। कंट्रासेप्टिव मेथड दो तरह का है, स्पेसिंग मेथड और दूसरा है टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड के द्वारा हम लोग एग और स्पर्म के यूनियन को रोक सकते हैं। स्पेसिंग मेथड डिफरेंट तरीके से हो सकता है, इसको हम लोग लेटर स्लाइड में डिस्कस करेंगे, यहाँ नाम सीख लें। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या आईयूडी एंड हार्मोनल कंट्रोल मेथड, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इम्प्लांट्स है, नॉन ओरल और कंबाइंड पिल्स लिया जाता है। टर्मिनल मेथड ये सर्जिकल मेथड है। इन केस ऑफ मेल इसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं, इन केस ऑफ फीमेल इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्पेसिंग मेथड में प्रिवेंट करना है यूनियन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विथ एग, तो इसको हम लोग डिफरेंट वे में कर सकते हैं, नेचुरल, बैरियर, केमिकल, आईयूडी और हार्मोनल। तो पहला हम लोग देख लें स्पेसिंग मेथड का फर्स्ट टाइप नेचुरल मेथड। इसमें नेचुरली प्रिवेंट करना है यूनियन ऑफ स्पर्म और एग को। तो नेचुरल मेथड हम लोग कर सकते हैं सेफ पीरियड, या इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। दूसरा मेथड है नेचुरल मेथड का लैम्प लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। तीसरा है विड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट्स मेथड। इसके बाद है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में बहुत सारा बैरियर यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप लाइक कंडोम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, बॉल्ड कैप। ये भी प्रिवेंट करता है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग एंड प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। उसके बाद केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में जैसे स्पर्मेटिसाइडल क्रीम यूज़ किया जाता है, जो स्पर्म को किल कर देता है, और स्पर्म अगर मर जाता है तो उसका यूनियन एग से रुक जाता है। और स्पर्मेटिसाइडल क्रीम जो है अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ जेली, क्रीम, पेस्ट, और इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और जो स्पर्म को किल कर देता है और स्पर्म की एंट्री को रोकता है यूटरस में। और ये बना होता है लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कॉपर टी है और मल्टीलोड 375 है। अब हम लोग देख लें डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, उसका एग्जांपल, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला मेथड है स्पेसिंग मेथड और दूसरा मेथड है टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड में क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग, और ये डिफरेंट तरीके से होता है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेथड एंड हार्मोनल मेथड। तो स्पेसिंग मेथड का पहला टाइप है नेचुरल मेथड, जो नेचुरली बैरियर प्रोड्यूस करता है बिटवीन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विथ एग एंड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। तो नेचुरल मेथड में क्या क्या है, पहला है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड को हम लोग पीरियडिकल एब्सटिनेंस भी बोलते हैं। पीरियडिकल एब्सटिनेंस में क्या होता है, इस स्टेज में अवॉइड करना चाहिए कोइटस को फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड। और सेफ पीरियड जो है इजी मेथड है। इसका एडवांटेज है ये इजी है, डिसएडवांटेज है इसका इफेक्टिवनेस लिमिटेड है। दूसरा नेचुरल मेथड है लैक्टेशन अमीनोरिया मेथड, LAM, लैक्टेशन अमीनोरिया मेथड। ये मेथड क्या है, इस मेथड में जब मदर बेबी को डिलीवर करती है तो फ्रॉम द टाइम ऑफ द डिलीवरी अप टू 6 मंथ लैक्टेशन पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा अगर लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें पीरियोडिक एब्सटिनेंस हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। ये भी एक मेथड है
टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। और इसका एडवांटेज क्या है, ये ईजी एंड सेफ है, बट डिसएडवांटेज क्या है, ये इफेक्टिव है अप टू 6 मंथ, जितना दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप है उतने दिन तक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और थर्ड मेथड है विड्रॉ और कोइटस इंटरप्टस। ये नेचुरल मेथड जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को रोक सकते हैं। इसमें टेकिंग आउट ऑफ द पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। तो ये मेथड सेफ है, इनएक्सपेंसिव है, किंतु इसका डिसएडवांटेज है सम स्पर्म कैन इंटर। अब नेचुरल मेथड के बाद हम लोग देखें स्पेसिंग मेथड का दूसरा टाइप, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड ये मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग को इन द यूटरस। बैरियर मेथड क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म को यूटरस में। इस मेथड को हम लोग बैरियर मेथड कहते हैं। और बैरियर मेथड बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। बैरियर मेथड का एग्जांपल है कंडोम। ये रबर कैप होता है पेनिस का। एडवांटेज क्या है, ये सेफ है, इनएक्सपेंसिव है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, और इजी टू यूज़ है। और डिसएडवांटेज है ये स्लिप हो सकता है या टियर हो सकता है। दूसरा है बैरियर मेथड डायाफ्राम। ये रबर कैप है सर्विक्स का इन केस ऑफ फीमेल, और ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूटरस एंड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन और यूनियन ऑफ स्पर्म विद एग। और इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। और इसका एडवांटेज है ये वेजाइनल बैरियर बना देता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और किंतु डिसएडवांटेज है इसमें एक्सपर्ट रिक्वायर्स टू टीच इट्स यूज़। इसके बाद फेम सील्ड है, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम एसटीडी और प्रिवेंट करता है यूनियन ऑफ स्पर्म विद एग। और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सर्वाइकल कैप क्या है, तो ये भी रबर कैप है ऑफ सर्विक्स इन केस ऑफ फीमेल। और ये भी प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल यूटरस। और नो साइड इफेक्ट, इफेक्टिव है, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और वॉल्ट कैप क्या होता है, ये डोम लाइक कैप होता है, रबर का और प्लास्टिक का बना हुआ सर्वाइकल कैप होता है इन केस ऑफ फीमेल, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ सीमेन इनटू फीमेल यूटरस। और साथ में प्रिवेंट करता है यूनियन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विथ एग एंड प्रिवेंट द प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एसटीडी। ये इसका एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भी एक्सपर्ट का एडवाइस का ज़रूरत पड़ता है। केमिकल मेथड में, केमिकल मेथड जो है इसमें यूज़ होता है स्पर्मेटिसाइड डल क्रीम। ये केमिकल है दैट किल्स द स्पर्म, इसलिए इसको स्पर्मेटिसाइडल क्रीम कहते हैं। और ये अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ जेली, क्रीम, पेस्ट। और नॉट ओनली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटरस बट ऑल्सो प्रिवेंट द यूनियन ऑफ स्पर्म विद द एग। और ये बनता है लैक्टिक एसिड का, बोरिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का और जिंक सल्फेट का। और इसका एडवांटेज है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म और इट किल्स द स्पर्म and prevent the entry of sperm in the uterus and prevent the fusion of sperm with the egg and prevent the pregnancy. और disadvantage है not much effective. Next spacing method है IUD intrauterine devices। दो तरह का intrauterine devices है, copper T and multilode 375। ये जो intrauterine devices है must be used by the doctor or the nurse in the uterus by the in the uterus through the vagina। और ये मल्टीलोड 375 जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है, जो स्पर्म को एंट्री के साथ ही खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है और इस तरह से यूनियन स्पर्म का और एक रोकता है, प्रेगनेंसी को डिले करता है। और कॉपर टी जो है रिलीज करता है कॉपर आयन को, जो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है, स्पर्म के फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को घटा देता है। और इसके साथ साथ आईयूडी जो है, दोनों आईयूडी एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है यूटरस में, जिसके कारण स्पर्म यूटरस में ठहर ही नहीं सकता और एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ये इसका एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके द्वारा वेजाइनल इरिटेशन होता है। हार्मोनल मेथड टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी, पहला है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल।
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कंबाइंड पिल लेते हैं, या तो कंबाइंड पिल में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन टेबलेट का कंबाइंड पिल होता है जो फ्रॉम द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 21st डे तक लिया जाता है टू सप्रेस द ओव्यूलेशन। और इस तरह से अगर एक डिस्चार्ज नहीं होगा तो स्पर्म का यूनियन एक से नहीं होगा और इस तरह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। और मिनी पिल्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया कंबाइंड पिल से मच मोर इफेक्टिव है। इसको रेगुलरली लिया जाता है, इसको सप्ताह में 1 दिन लेना है, सहेली नाम है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और नॉन स्टेरॉयडल होता है। और ये दोनों पिल्स मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, किंतु कुछ साइड इफ़ेक्ट है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या नॉन ओरल है जो इम्प्लांट इंजेक्शन के द्वारा स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को, मच मोर इफेक्टिव होता है। 5 ईयर्स तक इफेक्टिव रह सकता है, प्रेगनेंसी को नहीं होने देता। और इसमें इंजेक्शन दिया जाता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, और इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। इमरजेंसी पिल जैसे आई पिल है, इफेक्टिव विद इन 72 आवर्स अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो गया है एक्सीडेंटली तो 72 आवर्स में अगर ये पिल्स लेते हैं तो वो प्रेगनेंसी को हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज है यूजलेस आफ्टर 72 आवर्स। और टर्मिनल मेथड में है मेल, इन केस ऑफ मेल वेसेक्टोमी, इसको सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। इन केस ऑफ मेल सर्जिकल मेथड वेसेक्टोमी, इन केस ऑफ फीमेल सर्जिकल मेथड को हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है और इसमें एक्सपर्ट का व्यू रिक्वायर्ड है। अब हम लोग एक एक को समझ गए, अब थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लें। स्पेसिंग मेथड नेचुरल मेथड के द्वारा होता है। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस मेथड के द्वारा, हार्मोनल मेथड के द्वारा। तो पहले नेचुरल मेथड क्या है स्पेसिंग मेथड का? फर्स्ट टाइप बैरियर मेथड, ये हेल्प करता है मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग को। और स्पेसिंग मेथड का जो नेचुरल मेथड है 2 तरीके से होता है। सेफ पीरियड, इसको हम लोग पीरियडिक एब्सटिनेंस भी बोलते हैं। इस पीरियडिक एब्सटिनेंस के समय में कहा जाता है अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड। और नेक्स्ट नेचुरल मेथड है लैक्टेशन अमोनोरिया मेथड, LAM मेथड, दैट इज एब्सेंस ऑफ periodic cycle due to the excess lactation in the mother who have just given the birth of the child, and it is effective only up to 6 months after the child birth. इसके बाद है थर्ड नेचुरल मेथड है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। इसमें टेकिंग आउट ऑफ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, किंतु इसका डिसएडवांटेजेस है सम स्पर्म में पास इनटू द वेजाइना। स्पेसिंग मेथड का दूसरा टाइप है कंट्रासेप्टिव मेथड में बैरियर मेथड। ये मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है मीटिंग ऑफ और यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को यूटरस में, और मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे कंडोम है, ये रबर कवर ऑफ पेनिस होता है, इसको निरोध भी बोलते हैं, चीप है, इजी टू यूज़ है। डायफ्राम, ये रबर कैप है ऑफ सर्विक्स का इन केस ऑफ फीमेल, ये भी प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म को एंड यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म को, एंड also prevent from the sexually transmitted diseases। and vault cap होता है, vault cap भी एक बैरियर मेथड है इन केस ऑफ फीमेल। ये रबर और प्लास्टिक कैप होता है, डोम शेप्ड होता है सर्विक्स का इन केस ऑफ फीमेल, एंड ये भी प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द यूटरस एंड प्रिवेंट द यूनियन ऑफ मेल गैमेट विथ एग एंड प्रिवेंट फ्रॉम द STD। एंड सर्वाइकल कैप भी रबर कैप होता है ऑफ सर्विक्स इन केस ऑफ फीमेल एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन। और केमिकल मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल मेथड में जो क्रीम यूज़ किया जाता है उसका नाम है स्पर्मिसाइडल क्रीम। ये क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जेली के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, और ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटरस। और इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट। इसके अलावा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है स्पेसिंग मेथड का लास्ट टाइप। और ये जो डिवाइसेस है जैसे कॉपर टी है, मल्टीलोड 375 है, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल के यूटरस में बाय द डॉक्टर्स एडवाइस और नर्स थ्रू द वेजाइना।
और मल्टी लोड जो 375 इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो फीमेल के यूटरस में थ्रू वेजाइना डॉक्टर और नर्स ने डाला, उसका नेचर क्या है, वो फेगोसाइटिक है, वो एंट्री करने वाला स्पर्म को डाइजेस्ट कर लेता है उसको, और इस तरह से प्रिवेंट करता है यूनियन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। एंड कॉपर टी जो है ये भी एक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा इन द यूटरस थ्रू द वेजाइना इन केस ऑफ फीमेल। तो कॉपर टी से कॉपर आयन रिलीज होता है जो स्पर्म का मोटिलिटी को कम कर देता है, उसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है, और दोनों इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है उस हार्मोन भी रिलीज करता है जिसके कारण यूटरस जो है अनसुटेबल हो जाता है स्पर्म के लिए। और हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हार्मोनल मेथड, जो स्पेस मेथड का लास्ट टाइप है। जो इस मेथड को जनरली वुमेन यूज़ करती है टू सप्रेस द ओव्यूलेशन, और ये 3 तरह से होता है, नॉन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, नॉन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल एंड इमरजेंसी पिल। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, कंबाइंड पिल होता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन टेबलेट का कंबाइंड पैक होता है, और ये डेली फीमेल लेती है फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू 21 डे टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन एंड चेक द यूनियन ऑफ स्पर्म विथ एग। और उसके अलावा मिनी पिल्स भी आया अभी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप किया मिनी पिल्स को। ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का टेबलेट होता है, इसका एग्जांपल है सहेली। ये कंबाइंड पिल से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल होता है और इसको वीक में एक बार यूज़ करना पड़ता है, इसका साइड इफ़ेक्ट भी कम है और इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी ज़्यादा है। इसके अलावा नॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी है, लाइक इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कंबाइंड इंजेक्शन होता है जिसको स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये बहुत सेफ़ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, 5 इयर्स तक कन्वीनियंट मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और इमरजेंसी पिल है, ये यूज़ किया जाता है टू ट्रीट सडन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जिससे प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ गया, एंड इसलिए इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं। और इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी अगर इसको 72 आवर्स के अंदर लिया जाए तो। और लास्ट मेथड है बर्थ कंट्रोल का टर्मिनल मेथड, इसको हम लोग सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड जो है प्रेगनेंसी को परमानेंटली प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। इट इज़ अ टर्मिनल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी इन विच बोथ पेरेंट वांट्स टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। किसी भी पेरेंट्स को बच्चा नहीं चाहिए तो दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं टर्मिनली मेथड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें अगर मेल पार्टनर में अगर टर्मिनल मेथड या सर्जिकल मेथड को यूज़ किया जाता है तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी। इस मेथड में, सर्जिकल मेथड में या टर्मिनल मेथड में मेल में जो बैस डिफरेंस ट्यूब है उसको कट करके टाई किया जाता है, और परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड इन केस ऑफ फीमेल जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। इनमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, और ये टर्मिनल मेथड जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बट इसमें अगर हम कपल फिर से बच्चा चाहे तो रिवर्सिबिलिटी रेट इसमें बहुत पुअर है। फर्टाइल कपल फिर से बच्चा चाहे तो उसमें रिवर्सिबिलिटी रेट वेरी पुअर है। अब हम लोग देख लें साइड इफ़ेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। जितना भी हम लोग मेथड पढ़े, स्पेशल मेथड, टर्मिनल मेथड, स्पेशल मेथड में डिफरेंट टाइप पढ़े, नेचुरल मेथड पढ़े, बैरियर मेथड पढ़े, हार्मोनल कंट्रोल पढ़े, और इंट्रायूटेराइन डिवाइस पढ़े, ये सब। इसके अलावा जितना भी टर्मिनल मेथड पढ़े, जितना भी सारा कंट्रासेप्टिव मेथड है, सबका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के पहले, सिलेक्शन करने से पहले डॉक्टर का सजेशन मस्ट है, एडवाइस मस्ट है, क्योंकि हर कंट्रासेप्टिव मेथड का हर पर्सन पे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। किसी में नोजिया होता है, किसी में वोमिटिंग होता है, किसी को एब्डोमिनल पेन होता है, किसी का इरेगुलर पीरियड होता है। और जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के से जो भी साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी भी साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर्स। इसके बाद एबॉर्शन क्या है, तो ये मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कंसेप्शन इन फीमेल है। अगर कंसीव कर लिया है बच्चे को और बच्चा नहीं चाहिए तो ये मेथड ऑफ टर्मिनेशन है।
अनप्लान्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए। और ये अबॉर्शन किया जाता है फ्रॉम द 12 वीक आफ्टर द कंसेप्शन। और अबॉर्शन अगर विदिन 12 वीक कर दिया गया अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, तो इसको 12 सप्ताह के अंदर कर लेना है। और 12 सप्ताह के अंदर कर लेने से मेडिसिन के यूज़ के द्वारा प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाता है। और अगर मेडिसिन से प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होता है तो देन फिजिशियन कैरी आउट करते हैं टर्मिनेशन को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाते हैं, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को बाय जिस मेथड के द्वारा, उस मेथड का नाम है सक्शन और क्यूरेट मेथड। एंड इन दिस मेथड इनर वॉल ऑफ यूटरस जो है स्क्रैप किया जाता है। और एक टर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें इच्छा से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं बिफोर द फुल फॉर्म। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो भी अबॉर्शन की तरह 12 वीक के अंदर कर लेना चाहिए। YMTP, तो इसके द्वारा भी अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, या फेलियर टू यूज़ हो गया कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करने का ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप। तो उस समय में जो प्रेगनेंसी है अनवांटेड है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण जो प्रेगनेंसी हो गई, और रेप के समय भी ये घटना होती है, तो इट इज़ इसेंशियल इन सर्टन केसेस वेयर कंटिन्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी हार्मफुल एंड इवन फैटल टू बोथ मदर एंड फीटस। उस समय में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का सजेशन डॉक्टर देते हैं। अब हम लोग एक टर्म और जान लें, अमाइनोसेंटेसिस क्या होता है। ये एक टेक्निक है जिससे मदर के ऊम से अमाइनेटिक फ्लूइड, ऊम यानी यूटेरस से अमाइनेटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। कैसे कलेक्ट करते हैं, तो स्टेरिलाइज नीडल को मदर के एब्डोमिनल वॉल में डाला जाता है आफ्टर 15 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ऊम में अमाइनेटिक कैविटी है, उसमें अमाइनेटिक फ्लूइड है जिसको स्टेरिलाइज नीडल से कलेक्ट करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, डेड सेल और स्लॉट ऑफ सेल ऑफ डेवलपिंग फीटस और एम्ब्रायो का आ जाता है। अब उस अमाइनेटिक फ्लूइड को जो सिरिंज में कलेक्ट हुआ था, जिसमें डेड और स्लॉट ऑफ सेल है फीटस का, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद उसको कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद जब सेल को एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, क्या एग्जामिन करते हैं, तो डिटरमाइन द नंबर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। और उसमें उस बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं अमाइनोसेंटेसिस। मेनली ये टेक्निक यूज़ किया जाता है बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, या कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए। और 15 से 16 वीक में यानी 3rd मंथ में ये टेक्निक यूज़ किया जाता है, जिसमें मदर के ऊम से अमाइनेटिक फ्लूइड को लिया जाता है, जिसमें बच्चे का डेड सेल या एम्ब्रायो का डेड सेल आ जाता है, जिसको कि पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिर कल्चर करके उस सेल को एग्जामिन किया जाता है और उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है उसको काउंट किया जा सकता है। अगर क्रोमोसोम नंबर में कुछ एबनॉर्मेलिटी है या उसमें कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट है तो इस टेक्निक के द्वारा पता चल जाता है। और बच्चा में अगर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो डॉक्टर उस समय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भी सजेस्ट करते हैं। तो अमाइनोसेंटेसिस टेक्निक का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसके द्वारा बच्चों में अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो पता चल जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अलावा बच्चों में कोई मेटाबॉलिक डेवलपिंग चाइल्ड में, मदर के ऊम में डेवलपिंग चाइल्ड में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे एल्केप्टोनीरिया, फिनाइलकीटोनीरिया, एल्बिनिज्म, और इसके द्वारा सेक्स ऑफ एम्ब्रायो भी पता चलता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता चलता है। किंतु आजकल अमाइनोसेंटेसिस टेक्निक का मिसयूज़ हो रहा है। इसके द्वारा बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का पता करना था, मेटाबॉलिक डिफेक्ट है कि नहीं, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डॉक्टर सजेस्ट करते थे। किंतु इस टेक्निक के द्वारा आजकल लोग बच्चों का सेक्स जान लेते हैं एम्ब्रायो स्टेज में ही और किल करते हैं नॉर्मल फीमेल फीटस को, जिसको फीमेल पोएटिसाइड्स कहते हैं। और इसलिए इस टेक्निक को भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लीगली बैंड किया गया है टू अवॉइड फीमेल पोएटिसाइड्स, जिससे बच्ची भ्रूण की हत्या को रोका जा सके। अब हम लोग कुछ टर्म देखिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का। एल्केप्टोनूरिया,
जिस पर्सन को एल्केप्टोन्यूरिया है वो उसमें क्या कमी है, वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं एल्केप्टोन को, और ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है और यूरिन का कलर डार्कर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है कलर। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में जो एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज है कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता था, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता था। चूँकि अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या करता है, फिनाइल एलानिन को दूसरे डेरिवेटिव में बदल देता है और फिनाइल एलानिन और उसका डेरिवेटिव जो है ब्रेन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जमा होने लगता है, जिससे मेंटल डिजेनरेशन होता है और एक्सेस अमाउंट में होने से यूरिन के साथ भी एक्सक्रीट होता है और ये किडनी का रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी कम कर देता है। एल्बिनिज्म भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, जेनेटिकल डिजीज़ है। इसमें मेलानिन पिगमेंट फॉर्म नहीं होता है स्किन पे, स्किन कलर भी नहीं फॉर्म होता है और ये स्किन कलर किसी एक पर्टिकुलर जगह में हो सकता है लोकलाइज, ये पूरे बॉडी में अपीयर हो सकता है। अब हम लोग देख लें इनफर्टिलिटी क्या है। तो बहुत सारे कपल जो हैं जो जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन चाइल्ड in spite of unprotected sexual activities called the infertility। अब हम लोग देख लें कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है कपल्स का इनफर्टाइल होने का। तो पहला फिजिकल, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल, तीसरा साइकोलॉजिकल, चौथा ड्रग्स एंड मेनी डिजीजेस अगर वो सफ़र कर रहे होते हैं तो वो भी इनफर्टिलिटी का कारण है। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मैन में क्या क्या कारण है इनफर्टिलिटी होने का। तो डेफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब कम है। दूसरा कारण है लो स्पर्म काउंट इन सीमेन में स्पर्म कम है। इनटेक ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग फॉर द लॉन्ग टाइम, कुछ ड्रग्स का लगातार बहुत दिनों से यूज़ करना, वैसेक्टोमी करा चुके, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द फर्टाइल पीरियड और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, टेस्टिस अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रॉटम। ये सब कारण है मेल में इनफर्टिलिटी का। और फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण है डिक्रीज लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ ऑफ वेजिना एंड यूटेरस इज डिफेक्टिव, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, फर्टाइल पीरियड के बारे में भी नॉलेज नहीं है और ट्यूबेक्टोमी भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का। तो इनफर्टिलिटी को कैसे क्योर किया जा सकता है। तो देयर आर वेरियस इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो ऐसे कपल को, इनफर्टाइल कपल को हेल्प कर सकते हैं डायग्नोसिस करके और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके। अगर उनमें कोई तरह का डिसऑर्डर है और प्रॉब्लम है जो उनकी इनफर्टिलिटी का कारण है तो उसका प्रॉपर वे में डायग्नोसिस करेंगे, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करेंगे और इस तरह से बहुत सारे इनफर्टाइल कपल जो हैं इन फ्यूचर बेबी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नया टेक्नोलॉजी आया, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये इस तरह के इनफर्टाइल कपल को हेल्प करते हैं बेबी को अटेन करने में, अपना बेबी को प्रोड्यूस करने में। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का डिफरेंट टेक्निक है। सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक आर IVF जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा है GIFT गैमेट इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इसका डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा है GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमेन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हम लोग पहले देख लें IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म इंटर करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में जाके एग को फर्टिलाइज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। किंतु इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उस समय में फर्टिलाइजेशन जो होता है आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है, उसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं विद इन द टेस्ट ट्यूब।
फर्टिलाइजेशन के लिए एग को मदर वूम से लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है और फिर स्पर्म को उसके ऊपर डाला जाता है विद इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ही स्पर्म का एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट में क्लीवेज होता है। 16 सेल स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रायो के फॉर्म में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूटेरस के इनर वॉल एंडोमेट्रियम के साथ अटैच किया जाता है जहाँ पे वो फर्दर ग्रोथ करता है। इस टेक्निक को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक सबसे पहले यूके में डेवलप हुआ था 1978 में। जो डॉक्टर इसको डेवलप किए थे उसका नाम है स्टेप्टोई और एडवर्ड। इन इंडिया में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले डेवलप किए थे डॉक्टर वैद्यनाथ चक्रवर्ती 1968 कोलकाता में, और इंदिरा हिंदुजा इन मुंबई में। दूसरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है GIFT यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, कुछ इनफर्टाइल कपल में जो फीमेल होती है उसमें एग का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इस टेक्निक में गैमेट ऑफ वन फीमेल मतलब एग ऑफ वन फीमेल को लिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल जो एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। उसके बाद उस फीमेल में जिसमें एक दूसरे फीमेल के एग को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया गया था, उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में 2-4 लाख स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाता है बाय इंसर्ट किया जाता है बाय लेप्रोस्कोपी, और वहाँ पर उसके फैलोपियन ट्यूब में मेल और फीमेल मेल स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है इन विवो। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट टेक्निक है ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इस मेथड में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब होता है, एग ऑफ वाइफ एंड स्पर्म ऑफ हस्बैंड को जब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है और जाइगोट बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग को फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर वो डिवाइड करते हैं बाय क्लीवेज। 16 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब आता है तो उसको इंट्रोड्यूस करना है यूट्रस के इनर वॉल में थ्रू द सर्विक्स। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और एक टेक्निक है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है टू फॉर्म एम्ब्रायो in which sperm is directly injected into the fallopian tube to fertilize the egg or ovum into the fallopian tube। और इस तरह से हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट किए, यूनिट 1 बायोलॉजी का क्लास 12। अब नेक्स्ट यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, होप तुम लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल जाए, समझ में आ जाए।